नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केएनई न्यूज़। दोस्तों 2027 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के फाइनल मैच में क्वालिफाई करने की एलिजिबिलिटी परखने वाले आगामी उपचुनाव का सेमीफाइनल मैच हर बीते दिन के साथ काफ़ी रोमांचक इस वक्त होता जा रहा है। सभी पार्टियां हर तरह की दांव पेच लगाते हुए जीत का सेहरा अपने सिर सजाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं और इन्हीं सब के बीच लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाली बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अकेले अपने दम पर अपनी खोई हुई सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच एक खास तरह की चर्चा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी है। वो है बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की 2027 के विधानसभा चुनाव में दमदार वापसी की अटकलें और ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही है, उसके पीछे की बड़ी खास और दिलचस्प वजह है। लेकिन ये वजह जानने से पहले ज़रूरी है ये समझना कि उपचुनाव को लेकर आखिर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो की ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो उनको वापस 2027 के विधानसभा चुनाव के मैदान में एक मजबूत टक्कर देने वाली स्थिति में ला सकती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए फिलहाल हर तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ही 1-on-1 मुकाबले की चर्चा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इस उपचुनाव को एक प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए इसे लोकसभा चुनाव के बाद विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखने की चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आमतौर पर उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाली बहुजन समाज पार्टी आश्रितों की लड़ाई के लिए चुनावी मैदान में अकेले उतरी है। बीजेपी ने उपचुनाव वाली सीटों पर मंत्री विधायक सांसदों की फौज उतार दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत इस वक्त झोंक दी है। तो वहीं सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी पार्टी के बीच की इस फाइट को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की एंट्री ने त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन इन सब सवालों के बीच इन सब सवाल है कि उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने से अक्सर परहेज करने वाली बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग इस बार किस सीट पर किसका गेम बिगाड़ सकती है और कहां कैसे जातीय समीकरण है। तो चलिए एक एक करके इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों हर एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के दांव की ओर समझने की कोशिश करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो के मिशन 2027 के ब्लूप्रिंट को सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट की, जो कि मुस्लिम बहुल्य सीट है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में आधे से ज़्यादा यानी कि करीब 60% मुस्लिम आबादी है, करीब 40% हिंदू आबादी वाली इस सीट से बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। रामवीर सिंह ठाकुर बिरादरी से आते हैं। उसकी आबादी कुंदरकी में अनुमानों के मुताबिक 30 से 35 हज़ार के बीच है। समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान मैदान में है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने रफतुल्ला उर्फ नेता चीता को उपचुनाव के मैदान में उतारा है। रफतुल्ला तुर्क बिरादरी से आते हैं, जो कि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रभावी मुस्लिम कम्युनिटी है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे जियाउर रहमान भी तुर्क बिरादरी से ही थे। उसकी आबादी कुंदरकी में अनुमानों के मुताबिक 30 से 35 हज़ार के बीच है। समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान मैदान में है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने रफतुल्ला उर्फ नेता चीता को उपचुनाव के मैदान में उतारा है। रफतुल्ला तुर्क बिरादरी से आते हैं, जो कि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रभावी मुस्लिम कम्युनिटी है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात अगर करें तो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे जियाउर रहमान भी तुर्क बिरादरी से ही थे। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,95,375 मतदाता हैं। इनमें से हिंदू मतदाताओं की तादाद लगभग 1,56,000 है। हिंदू मतदाताओं में भी बड़ी संख्या यहाँ दलितों की है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 2,39,375 है, जिनमें सामान्य मुस्लिम मतदाता 1,15,000 और पिछड़ा वर्ग मुस्लिम के
24,375 वोटर्स हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की पार्टी की कोशिश दलितों के साथ साथ यहाँ तुर्क वोट का समीकरण करने की भी है। मायावती की पार्टी कुंदरकी में मजबूती से लड़ती हैं और दलित तुर्क वोटरों में से सेध लगाने में सफल रहती हैं। तो समाजवादी पार्टी को नुकसान भारी हो सकता है। वहीं गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा संजीव शर्मा, बहुजन समाज पार्टी ने पीएन गढ़ के रूप में वैश्य और समाजवादी पार्टी ने दलित चेहरे सिंहराज जाटव को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात अगर की जाए तो इस शहरी सीट पर करीब 25% दलित मुस्लिम वोटर हैं। कुल 4,61,360 वोटर्स हैं। करीब 80,000 दलित और 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं। बहुजन समाज पार्टी ने वैश्य समाज से उम्मीदवार दिया है, जिसे बीजेपी का परंपरागत वोटर यहां पर माना जाता है। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अगर वैश्य वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही तो बीजेपी को यहां पर नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर चारू केन जो कि पहले बहुजन समाज पार्टी में थी, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर पहल सिंह को और आज़ाद समाज पार्टी के नितिन कुमार चोटे के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट के जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जाट हैं। जाट मतदाताओं की तादाद यहाँ 1,11,000 से भी ज़्यादा है। खैर में करीब 50,000 दलित, 50,000 के करीब सरवन और 30,000 से ज़्यादा दलित वोटर्स हैं। वैश्य और ओबीसी वर्ग के मतदाता भी यहाँ प्रभावी संख्या में हैं। इस सीट पर नतीजा तय करने में जाट और सरवन मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ सबसे हॉट सीटों में शुमार अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। करहल सीट से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव, बीजेपी ने अनुजेश यादव, बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर अविनाश कुमार शाकिये को उम्मीदवार बनाया है। जातीय समीकरणों की यहाँ पर अगर बात की जाए तो करहल में करीब 30% यादव और 15% शाकिये, 14% दलित, 9% ठाकुर, 6% ब्राह्मण, 3% लोधी, 5% मुस्लिम और 18% अन्य मतदाता हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों ने यादव चेहरों पर दांव लगाया है। अब ऐसे में अगर शाकिया और दलित साथ आ गए तो बहुजन समाज पार्टी दोनों दलों का खेल खराब कर सकती है। वहीं प्रयागराज जिले की अगर फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने दीपक पटेल, समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी और बहुजन समाज पार्टी ने जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी ने दलित मतदाताओं के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाले पटेल समाज से यहां पर उम्मीदवार उतारा है। तो बहुजन समाज पार्टी ने सरवन कार्ड चला है। समाजवादी पार्टी ने सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो फूलपुर में कुल करीब 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 75,000 दलित, 70,000 पटेल, 60,000 यादव, 50,000 मुस्लिम, 35,000 ब्राह्मण, 22,000 निष्पद और 15,000 राजपूत मतदाता हैं। सरवनों को बीजेपी का वोटर माना जाता है। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का अगर कार्ड सत्ताधारी दल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों प्रमुख पार्टियों ने ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। बीजेपी के टिकट पर धर्मनिषद, समाजवादी पार्टी से शोभावती वर्मा और बहुजन समाज पार्टी से अमित वर्मा यहाँ मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी उसी जाति से उम्मीदवार दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने ऐसे में इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने नुकसान का अधिक खतरा समाजवादी पार्टी को माना जा रहा है। यहाँ जातीय समीकरण पर गौर करें तो यहाँ लगभग 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख के करीब दलित हैं, करीब 50,000 ब्राह्मण, 30,000 राजपूत, 45,000 कुर्मी, 40,000 मुस्लिम और 30,000 निषाद मतदाता कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। करीब 22 यादव, 20,000 राजभर मतदाता भी इस सीट का नतीजा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही दलों के उम्मीदवार कुर्मी जाति से आते हैं। उधर मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य, समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद और बहुजन समाज पार्टी ने दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है।
ब्राह्मणों को बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता है और बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर इसी समाज से टिकट दिया है। अब ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा पाती है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी सीट के जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में दलित, ब्राह्मण और बिंद मतदाताओं की संख्या करीब करीब बराबर है। करीब 30,000 कुशवाहा, 22,000 गेरिया और मुस्लिम 20,000, राजपूत 16,000, पटेल भी मजवा का परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानपुर की सीसामाओ सीट की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की ही पत्नी नसीम सोलंकी, बीजेपी ने सुरेश अवस्थी और बहुजन समाज पार्टी ने वीरेंद्र शुक्ला को यहां से टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी अगर ब्राह्मण वोट बैंक में फिर से यहां पर अगर सेंध लगाने में कामयाब होती है तो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो अनुमानों के मुताबिक सीसामाओ में करीब 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। ब्राह्मण और दलित के साथ ही कायस्थ और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी सीसामाओ सीट पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम बहुल्य मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी ने भी उम्मीदवार दिया है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र राणा और बहुजन समाज पार्टी ने शाह नजर को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम कार्ड यहां समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीट के जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो यहां मुस्लिम और ओबीसी दोनों ही वर्ग के मतदाताओं की तादाद करीब करीब बराबर है। अनुमानों के मुताबिक मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 38% ओबीसी, 37% मुस्लिम, 19% दलित मतदाता। बहरहाल दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का सियासी ग्राफ दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी सिमट गई, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाया। बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर भी गिरकर उत्तर प्रदेश में 10% के नीचे इस वक्त आ गया है। गैर जाटव दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी से लगातार छिटक रहा है। अब उसका कोर जाटव बैंक भी दूर होता ही जा रहा है। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए उपचुनाव काफ़ी अहम हो गया है। बहुजन समाज पार्टी काफ़ी अरसे के बाद उपचुनाव में उतरी है और उसे उपचुनाव में आखिरी बार जीत 2010 में मिली थी। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सामने 14 साल के सियासी वनवास को तोड़ने की चुनौती होती है। लेकिन दूसरा पहलू अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने कहीं न कहीं हार से सबक लेते हुए पहले से भी ज़्यादा मजबूती और प्लानिंग के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव को भी साधते हुए उपचुनाव के लिए कमर कस ली है, जिसका बड़ा एग्जाम्पल उनके कैंडिडेट्स के लिए लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने 9 सीटों के उपचुनाव में टिकटों का बंटवारा करते समय किसी एक जातीय समुदाय पर मेहरबान नजर आने की जगह अलग अलग जातियों संप्रदाय के उम्मीदवार उतारने पर जोर दिया है। अब ऐसे में अगर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जलवा अगर दिखता है तो कहना गलत नहीं होगा कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए गुड लक तो हरगिज साबित नहीं होने वाला। फिलहाल दोस्तों, इस दोनों के लिए गुड लक तो हरगिज साबित नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।